तुम्हारी तो गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि हमारा पैसा बने, तो हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम अपना चाइना लेके जाएंगे पैसा, या हम पैसा अपना यूएसए में 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में डाल देंगे। ठीक है, पर हमें माफ करो, है ना। कोई ये पेंशन फंड है, ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये हमारे सोशलिज्म के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, सोशलिज्म करने थोड़ी ना आएंगे हमारे देश में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सभी लोगों ने समीर अरोड़ा जी का इंटरव्यू सुना है बिजनेस स्टैंडर्ड में, जिसमें उन्होंने बात करी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो एफआईआई पे लगाया गया है वो सख्त गलत है। तो ये एक तरह से इंडियन मार्केट्स को स्ट्रेच किया जा रहा है रबर बैंड की तरह दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, जाना है उनको ऊपर, उनको ज़बरदस्ती दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेच किया जा रहा है। अगर आप किसी रबर बैंड को एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हो तो आपको पता है उसी उससे ज़्यादा स्पीड से वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हम इंडियन मार्केट के साथ देख सकते हैं जब कभी भी एफआईआईज वापस आएंगे। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि एफआईआई की मेन प्रॉब्लम क्या है। कोई भी दूसरी कंट्री एफआईआईज को टैक्स चार्ज नहीं करती। ठीक है, एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए फ्री एंट्री और एग्जिट होता है कंट्री से। ठीक है, उनका पैसा जब भी आता है तो डॉलर्स के रूप में आता है। अब एफआईआईज होते क्या हैं? ये सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं, और क्या है, नॉर्वे के फंड हैं, कैनेडियन पेंशन फंड हैं। ठीक है, यूएसए में तो पता नहीं कितने एफआईआई हैं। और ज़्यादातर ये एफआईआई जो होते हैं उनको उनकी जो बर्थ प्लेस होती है, जो जिस कंट्री में वो बने हुए हैं, वो पैसे चार्ज नहीं करती। ठीक है, उनके लिए कैपिटल गेन्स नहीं होता उस कंट्री में। जब कोई और कंट्री चार्ज नहीं करती तो इंडिया क्या कह के चार्ज कर रही है कि भाई हम प्रीमियम कंट्री हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं। अब ये सरासर नाइंसाफ़ी है एफआईआई के साथ। बताते हैं कैसे। अब कोई एफआईआई डॉलर बेच के इंडियन रुपी खरीदता है जब इन्वेस्ट करने आता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसका प्री टैक्स गेन जो इंडियन इकोनॉमी में है, जो निर्मला सीतारमन जी बार बार बताती रहती हैं, देखना इतना गेन होता है, इतना ऊपर जा रहा है मार्केट, 12% 13%। ठीक है, कि हमारा मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एफआईआई आ रहे हैं और कमा के जा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें, डेकेड का एक्सपीरियंस देखें एफआईआईस का, तो अभी तो फ़िलहाल और कम हो चुका है। जब मार्केट पीक पर था तब था अराउंड 12%। ठीक है, तो नॉमिनल गेन है 12% हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो 12% था प्री टैक्स गेन। अब 12% पे जब टैक्स लगता है उस चीज़ के ऊपर, 10 से जो भी 10 से 12% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, जब ये टैक्स लग जाएगा उसके बाद जो एफआईआई को डॉलर में लॉस हुआ, क्योंकि अब कोई एफआईआई इंडिया में आया 2020 से पहले, तब उसने $1 पर मिल रहा था उसको 74 रुपीज़। अब वो जब जा रहा है 87 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 लेने के लिए। ठीक है, तो उसको डॉलर में कितना नुकसान हुआ। तो एफआईआई क्या देखते हैं, इंडिया में आके स्पेक्यूलेशन करके उनको टोटल गेन कितना हुआ, 12% का, महज 12% का। उस 12% में उन्होंने इंडिया को दे दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो ले गया 1-2%। उसके बाद वो देखते हैं कि डॉलर में कितना लॉस हुआ उनका, वो ले गया कुछ परसेंट। तो ओवरऑल जब एफआईआई देखता है कि मेरा इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करके पिछले 10 साल में गेन हुआ 6 से 7% का, और इंडिया जिस हद तक चल रही है आगे गवर्नमेंट, तो ये क्या है, ये एफआईआई पर टैक्स लगाती रहेगी। अब ये टैक्स लगा रही है, अभी लगाया इन्होंने 12% का, 12.5% का और 20% का, और बढ़ा देगी आगे। तो एफआईआई सोचेगा मैं इतना रिस्क लूं यहाँ के, डॉलर में अपना पैसा गवाऊं। ठीक है, क्योंकि डॉलर का रेट तो बढ़ता जाएगा और इंडिया के रुपये का रेट कम होता जा ही रहा है। तो मुझे मिल रहे हैं 6 से 7%, और रिस्क फ्री में
मैं अमेरिका में बॉन्ड खरीदूंगा जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, तो वो मुझे देगी 5% का रिटर्न पर ईयर का। ठीक है, वहां कोई रिस्क नहीं लेना। मैं 1-2% के लिए मैं इंडिया में आके क्यों अपनी बुद्धि भ्रष्ट करूं? ठीक है, तो वो एफआईआई क्या करते हैं, एफआईआई इसलिए इंडिया में बेच के जा रहे हैं। तो समीर अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि रियल गेन तो कुछ हो ही नहीं रहा एफआईआई को ओवरऑल टर्म्स में। अब इंडिया उस पे टैक्स ले लेगा, तो इंडिया को सबसे पहली चीज तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये एफआईआई से हटाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का स्टांस क्या था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ाने का? इसका स्टांस था कि भाई स्पेक्यूलेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, स्पेक्यूलेशन कम करने का मतलब है, स्पेक्यूलेशन कम करना चाहते हैं। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है? जो स्टॉक मार्केट ही स्पेक्यूलेशन पर चलता है, हाँ, उसको आप बंद कर देंगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा? आपको बिजनेस के वो रेट चाहिए क्या कि भाई बिजनेस 100 रुपये कमा रहा है हर साल का और मिल रहा है वो 10x अर्निंग पर बिक रहा है, बस 1,000 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, वो भी महंगे से महंगा 10 PE पे ही बिकते हैं बिजनेस, 10 से 12 PE पे, इससे ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई स्पेकुलेशन करने के लिए है ही नहीं। ये एफआईआई जो बाहर से इन्वेस्टर आता है यही तो उसको खरीदता है 30 PE पे, 50 PE पे, इवन 100 PE पे, क्योंकि उसको होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठेगा यहाँ पर और उसको सेफ रिटर्न मिलेगा उस बिजनेस पर जो प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। जब कभी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसके पैसे कैसे बनते हैं ये सबको पता होना चाहिए। एक हर एक प्राइस पॉइंट में कोई एक नया बायर आता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपको जितने पैसे में आपने खरीदा है उससे ज़्यादा दे के जाता है। ठीक है, तभी तो उसका रेट बढ़ता है ऊपर। अब जब नए बायर्स आते हैं आप ही का स्टॉक खरीदने के लिए, तो ये नए बायर क्या होते हैं, आपको हेल्दी मल्टीपल दे के जाते हैं आपके स्टॉक पे। अब हेल्दी मल्टीपल क्या होता है? आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा 10 to 15 टाइम मल्टीपल पर, जो कि ठीक ठाक चीपर वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना होता है किसी भी बिजनेस में। अब कोई बाहर से एफआईआई आ रहा है, वो आपको नया बायर आया, उसको लगा ये बिजनेस अच्छा है, तो वो आपको हेल्दी मल्टीपल दे के जाएगा। कितना? 30 PE पे, 45 PE पे, इवन 50 PE पे, तभी तो आप उसको बेचेंगे। तो ऐसे किसी स्टॉक की जो आप देखते हैं पीई वैल्यूएशन 30x 50x और इवन 100x पहुंच जाता है, तो इस चीज को कहते हैं प्रीमियम ब्रांड वैल्यूएशन। जो कहते हैं ना ब्रांडेड स्टॉक्स हैं ये, कि भाई एशियन पेंट 70 टाइम्स अर्निंग पे क्यों है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 टाइम्स अर्निंग पे क्यों होता है, एक टाइम तो 100 टाइम्स अर्निंग पे था। नेस्ले की इतनी हाई अर्निंग वैल्यूएशन क्यों है? क्यों? क्योंकि जो नए बायर्स आ रहे हैं वो उस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, इसलिए वैल्यूएशन है उसकी इतनी। अब क्या है, अब अगर आप नए बायर्स को डिस्करेज करना चाहते हैं कि भाई अब आके ना खरीदो, तो इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो नए बायर्स कौन है? ये एफआईआई आ रहे हैं बाहर से, ये नए बायर्स ही तो हैं। इनके पास कोई पैसा वो थोड़ी ना है कि इनका सिर्फ लिमिटेड पैसा है। अब कोई सॉवरेन वेल्थ फंड है सऊदी अरब का, वहाँ पे तेल के कुएं से उनका तेल निकल रहा है, तेल बार बार बिक रहा है, तो बिक के वो नया कैश उनके पास आए जा रहा है। एक मनी अभी आता है, फिर उसके पीछे भी तो और आ रहा है। कोई पेंशन फंड है, कनेडियन पेंशन फंड, तो वो एक फंड लेके ही थोड़ी ना बैठा है कि भाई $1 बिलियन ही इन्वेस्ट करेगा। अब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया में, तो वो पेंशन तो लोगों की बनी जा रही है, पेंशन जो सैलरी निकल रही है, सैलरी तो लोग बाग कमा ही रहे हैं उस फंड में डालने के लिए। वो तो कंटिन्यूसली एक तरह से फ्लो, रिवर का फ्लो है, वो चलता ही रहेगा, वो आता ही रहेगा पैसा। अगर आने दिया हमने, अब हम उस पर एफआईआई पर टैक्स लगा देंगे तो वो क्या है, जो पैसा है वो ही निकाल, जो पैसा अभी उन्होंने डाल रखा है वो ही निकाल के ले जा रहे हैं वापस। ठीक है, तो नया पैसा तो आना दूर की बात है।
उनको ये तो उम्मीद देनी चाहिए हमें कि आप भाई जो पैसे आप लेके आ रखे हो वो तो रख लो हमारे पास, बाकी नया पैसा, क्योंकि जब वो पुराना पैसा रहेगा हमारे पास तभी तो नया पैसा भी आएगा। अब हमारे टैक्स की वजह से वो इतना डर जाते हैं कि क्या है, वो पुराना पैसा भी लेके चले जाते हैं। अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा प्रीमियम वैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा। प्रीमियम वैल्यूएशन ख़त्म कैसे हो जाएगा, नया प्रीमियम देने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, कितने भी मल्टीपल पर खरीद लिया, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 50 टाइम्स मल्टीपल पर कि भाई प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, ठीक है। अब नया बायर अगर नहीं आएगा आपसे वो स्टॉक खरीदने के लिए और हाई वैल्यूएशन पर, तो क्या है, आप उसको होल्ड करके रह जाएंगे 50 टाइम्स अर्निंग पर उस स्टॉक को। अब उस स्टॉक की अर्निंग पहले थी 50 टाइम अर्निंग पर, मतलब क्या है, अगर वो स्टॉक पहले 1 रुपये कमा रहा था, आपने 50 रुपीज़ दिए उस स्टॉक को खरीदने के लिए। अब वो स्टॉक की अर्निंग बढ़ती रहेगी, एक टाइम पे आके हो जाएगी उसकी अर्निंग 5, पर वो 50 रुपीज़ का ही बिकेगा मार्केट पे। क्यों? क्योंकि नए बायर आ ही नहीं रहे। तो अब एक तरह से आप उसको होल्ड करके बैठे हैं 10 टाइम्स अर्निंग पर। अब वो अर्निंग उसकी भले ही बढ़ती जाए, 5 से 10 हो जाए, अब आप 5 टाइम्स अर्निंग पर होल्ड करके बैठे हैं। आपका क्या फ़ायदा हुआ, इस इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा जिसने होल्ड कर रखा है उसको। ठीक है, जब तक नया बायर उससे खरीदने नहीं आएगा तो उसको इसका क्या फ़ायदा, अर्निंग तो बढ़ती जाएगी उस स्टॉक की, और वो क्या है, ये इन्वेस्टर जो होगा ये डिविडेंड खाता रहेगा स्टॉक से। ठीक है, क्योंकि जो अर्निंग बढ़ेगी थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलता रहेगा। एक टाइम पे ऐसा भी आ सकता है कि भाई कंपनी कमा रही है हर एक शेयर का 50 रुपये, और 50 रुपये का ही बिक रहा है वो शेयर। अब इसमें क्या कहेंगे आप, क्यों? क्योंकि नए इन्वेस्टर आ ही नहीं रहे, नया पैसा आ ही नहीं रहा। अब क्या है, अगर नए बायर्स नहीं आएंगे तो आपकी अर्निंग ग्रो करेगी, पर कंपनी की मार्केट कैप ग्रो नहीं करेगी, मार्केट कैप वहीं की वहीं रहेगी। तो जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो बाहर कैसे निकलेंगे? अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ प्राइवेट इक्विटी से। तो जो इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी होते हैं तो वो आते हैं इंडिया में एफडीआई के तौर पर, स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, ये सबको पसंद है, ये हमारी गवर्नमेंट को भी पसंद है। ये चाहती हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले आएँ हमारे देश में और इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट करें, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी वाले जो बिजनेस चलाने आते हैं वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। पर वो किस बुद्धि से आते हैं? प्राइवेट इक्विटी आते हैं, अपना पैसा देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को डॉलर्स के तौर पर, और इंडियन गवर्नमेंट से रुपी खरीदते हैं, रुपी लेते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो उनका पहले से ही सेटलमेंट रहता है कि 5 से 7 साल तक मैं ये बिजनेस चलाऊंगा, और ये बिजनेस जो स्मॉल कंपनी में चला रहा हूँ ये अच्छी बनी, जैसे जोमेटो है, जोमेटो में उन्होंने इन्वेस्ट करा और जोमेटो 5 से 7 साल में थोड़ी बड़ी हुई, बड़ी बनी। अब एफआईआई जो है बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, वो प्राइवेट इक्विटी को कहेंगे कि मैं 5 से 7 साल बाद आऊँगा और आपके लिए डॉलर लेके आऊँगा, और आप मुझे अपनी जो प्राइवेट इक्विटी है वो मुझे बेच देना और आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस प्राइवेट इक्विटी ने करी थी उसका भी फ़ायदा हुआ और एफआईआई का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसको जगह मिली इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन एफआईआई की चेन उन्होंने पहले ही काट दी। ठीक है, कि भाई एफआईआई आओगे तो तुम्हें पैसा यहाँ पे कमाने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उतना ही कमाओगे जितना तुम यूएसए में कमा रहे हो। रिस्क फ्री रिटर्न है जो यूएसए में, उतना ही कमा पाओगे इंडिया में आकर। अब एफआईआई कहेगा प्राइवेट इक्विटी से कि भाई तुझे अगर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर ले, पर मैं तुझे 5 से 7 साल बाद बचाने नहीं आऊँगा, मैं तेरे लिए डॉलर लेके नहीं आऊँगा। अब प्राइवेट इक्विटी वाला डीआईआई को क्या बेचेगा? डीआईआई से उसको रुपए में मिलेगा पेमेंट,
पर फॉरेन इन्वेस्टर अगर आता है बाहर से तो वो तो डॉलर में पे करके जाएगा, और डॉलर में पे करके जाएगा तो स्पेकुलेशन भी हाई होगा। कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है कि भाई ये DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हमेशा मार्केट जब नीचे गिरता है ना तब खरीदते हैं, और FII जब मार्केट ऊपर जाता है ना तब खरीदते हैं। तो कौन ज्यादा प्रीमियम पे करेगा, कौन ज्यादा प्रीमियम में खरीदेगा उस प्राइवेट इक्विटी के कंपनी? DII तो कहेगा मुझे सस्ते में बेच दे, FII तो बाहर से आके कहेगा मुझे जितना तू चाहता है उतने पे बेच। ठीक है, तो FII की जरूरत इंडिया को इसलिए भी है कि प्राइवेट इक्विटी को अट्रैक्ट करने के लिए। अब प्राइवेट इक्विटी चाहिए इंडिया को, ठीक है, और FII नहीं चाहिए। अरे प्राइवेट इक्विटी से FII का कनेक्शन है, FII को भी बुलाओगे तभी तो प्राइवेट इक्विटी रहेगी। अब FII को तुम बुलाओगे नहीं, प्राइवेट इक्विटी क्यों रहेगी इंडिया में? जब FII इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अब सॉवरेन वेल्थ फंड है, चलो मान लेते हैं कनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड है, तो कनेडियन फंड आया, कनेडियन पेंशन फंड आया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिया में उसने इन्वेस्ट कर दिए $10 बिलियन, और ये पता है कि कनेडियन पेंशन में $1 बिलियन हर साल आ रहे हैं उनके पास। ठीक है, हर साल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो भी लोग बाग कमाते हैं कनाडा के लोग, तो वो हर साल अपनी आगे पेंशन बने उसके लिए जमा करते हैं कनेडियन पेंशन फंड में। ठीक है, तो वो पैसा उनके पास हर साल आ रहा है $1 बिलियन। अब वो पैसा देखेगी कनेडियन इन्वेस्टमेंट फंड कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो चाइना में अपॉर्चुनिटी मिल रही है चाइना में इन्वेस्ट करेगी वो नया पैसा। अब नया पैसा वो चाइना में चला गया। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट फंड ने देखा कि इंडिया में जो उन्होंने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे थे ना, अब वो हो चुके हैं $15 बिलियन। तब वो ये थोड़ी ना करेगी कि इंडिया से सारा पैसा निकाल लेगी अपना। ठीक है, जो इंडिया के पॉलिटिशियंस को यही तो डर रहता है, निर्मला सीतारमन मैडम को भी तो यही डर रहता है कि FII क्या करते हैं, यहाँ से बेचते हैं वहाँ खरीदते हैं, यहाँ से बेचते हैं वहाँ खरीदते हैं। ठीक है, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनाना चाहते हैं उनको FIIs को ही। अब क्या है, अब इंडिया में उन्होंने, इंडिया से वो सारा पैसा थोड़ी ना निकाल देगी कनेडियन पेंशन फंड, वो निकालेगी कुछ परसेंटेज। मान लीजिए उन्होंने आधा पैसा निकाल दिया इंडिया से, $15 बिलियन हुआ था, उसमें से $7.5 बिलियन निकाल के ले गई वो चाइना में। इंडिया में तो फिर भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहेगा $7.5 बिलियन। डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही तो होता है। डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में जब चाइना में उनको चीप मिलेगा प्राइस, तो वो ये थोड़ी ना करेंगे कि इंडिया में उनके 10 से 15 बनाए हमने तो वो 15 के 15 निकाल के चाइना ले जाएंगे। ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करता, ऐसी बेवकूफ़ी कोई फंड मैनेजर नहीं करता। कभी भी जो उनका टॉप लाइन ग्रो करने वाली कंपनी होती है, उससे कोई फंड मैनेजर, कोई भी अगर दिमाग वाला फंड मैनेजर है, कभी भी पूरे पैसे निकाल के कोई नहीं भागता। ज़्यादा से ज़्यादा 25%, और अगर हद से हद हो गई तो 50% पैसे निकाल के और कहीं पे डाइवर्सिफाई करने जाता है हर कोई। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं करता कि भाई 100x गेन हो गया मुझे इसमें और गेन नहीं होगा सारा बेच दो, ऐसा कोई नहीं करता, कोई बेवकूफ़ नहीं करता। डाइवर्सिफिकेशन का रूल होता है कि भाई कुछ परसेंटेज निकाल के अपना रिस्क कम कर दो। ये पेंशन फंड ये रिस्क कम करने के लिए चाइना में या और कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर कोई कंट्री उनके इतने नेगेटिव हो जाए कि भाई तुम्हारा तो हम टैक्स तुम्हारा इतना कर देंगे, ठीक है, कि तुम्हें कुछ पैसा आगे बने ही ना, है ना, तो 1-2% और उनका बनता, वो भी हमने उनसे ले लिया। अब वो कहेंगे कि भाई तुम तो चाहते ही नहीं, तुम्हारी तो गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि हमारा पैसा बने, तो हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम अपना चाइना लेके जाएंगे पैसा, या हम पैसा अपना USA में 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में डाल देंगे। ठीक है, पर हमें माफ करो, है ना। कोई ये पेंशन फंड है, ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये हमारे सोशलिज्म के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, सोशलिज्म करने थोड़ी ना आएंगे हमारे देश में। तो ये क्या है, ये होता है, ऐसे होती है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड्स की, इन FIIs की।
तो अभी FII के चक्कर में, FII पे जो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है, इसके लिए अब वो इंडियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि भाई जो तुमने करा है वो गलत करा है, अब वो बेच के जा रहे हैं, और वो बेच भी बुरी तरह रहे हैं, तभी तो मार्केट इतने महीने हो गए लगातार नीचे रेड 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 ही आया जा रहा है। वो इंडियन गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि भाई हमारे में कितनी पावर है, तुम्हारा कोई प्रीमियम वैल्यूएशन बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे DII हमेशा नीचे खरीदते हैं, ऊपर नहीं खरीदते। तो DII खरीदेंगे है नहीं, DII थोड़ी ना है जो 100 मल्टीपल पे खरीदेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हें प्रीमियम वैल्यूएशन देगा, हम तुम्हें प्रीमियम वैल्यूएशन देने वाले, ठीक है। अब तुम्हें प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा नहीं, बढ़िया है, तुम्हारी कंट्री में जितने भी शेयर हैं, जितने भी कंपनियां हैं, वो नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ जाएंगी। और जब ये नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ जाएंगी, तब हमारे पॉलिटिशियंस का दिमाग सनकेगा, और तब वो कहेंगे नहीं यार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटा देते हैं FII के लिए। फिर FII को वही शेयर जो अभी 50, 60, 70 टाइम्स अर्निंग पे हैं, वही शेयर उनको तब मिलेंगे 20 या 15 अर्निंग पर। बढ़िया है, FIS के भी मज़े, और हमारा तो नुकसान होगा ही होगा जो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। देखते हैं कौन जीतेगा, FIIs या फिर इंडियन गवर्नमेंट की निर्मला सीतारमण जी। चलिए, बाकी अगर कुछ समझ आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो ये जो समीर अरोड़ा जी का इंटरव्यू था बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, उसको देखना पक्का, ठीक है। 6 मिनट का है ये पार्ट इंटरव्यू का, और टोटल इंटरव्यू 30 मिनट्स का है ऑलमोस्ट। तो बड़े ही बिंदास आदमी हैं, बहुत ही मस्त बोलते हैं, देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।